हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। हम साइंस सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण और सजीवों की संरचना के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना के अंतर्गत कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है कि कोशिका विभाजन में क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, सेल का डिवीजन होगा। यदि हमें कहा जाए कि किसी छड़ को आप डिवाइड करो, मान लीजिए कि एक छड़ है, ठीक है, एक छड़ है, तो इसे हमें तोड़ने के लिए कहा जाए, विभाजित करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, बीच से इसको क्या करेंगे, हमें काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसे हम विभाजित कर पाएंगे। जब हम इसे बीच से तोड़ देंगे तो ये बराबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोशिकाएं भी एक कोशिका के द्वारा जब 2 या फिर 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, एक कोशिका का विभाजित होकर 2 या फिर 2 से अधिक कोशिकाओं का उत्पन्न करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाउ ने 1855 में देखा था। दोस्तों, वे कोशिकाएं जो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं पेरेंट सेल कहलाती हैं। पेरेंट सेल्स। और वे कोशिकाएं जिनका निर्माण पेरेंट सेल के विभाजन के फलस्वरूप होता है डॉटर सेल्स कहलाती हैं। डॉटर सेल्स जनक कोशिकाएं और पुत्री कोशिकाएं। एक्चुअली क्रोमोसोम गुणसूत्र का विभाजन ही सेल डिवीजन का कारण होता है। जब गुणसूत्र का विभाजन होता है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है न्यूक्लियस में। और जब गुणसूत्र का विभाजन होता है तब साथ ही केंद्र का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। इस प्रकार पूरी सेल का ही विभाजन हो जाता है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव 46 क्रोमोसोम। सभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ओनली 2 सेल्स को छोड़कर, एक स्पर्म और दूसरा ओवम। स्पर्म और ओवम में ओनली 23 क्रोमोसोम होते हैं और उनके अलावा जो शेष कोशिकाएं होती हैं सभी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए काई कोशिका सोमेटिक सेल जो कि बॉडी में पाई जाती है, सोमेटिक सेल काई कोशिका, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, काई कोशिका। काया मीन्स क्या होता है, शरीर होता है। जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उन सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। और जनन कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ओवम और स्पर्म, इनमें ओनली 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये पेयर में होते हैं तो हम इसे 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, काई कोशिका को डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। डिप्लॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है।
हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ओनली 23 होती है, और हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, बढ़ना और घाव का भरना। हमें जब चोट लग जाती है या फिर हम कट जाते हैं तो वहां की सेल जो होती है नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि घाव पुनः भर जाता है। हमें चोट लग जाती है तो वहां की सेल तो नष्ट हो गई रहती है, तो कुछ दिन बाद घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। तो यह जो रिपेयर हो जाता है वह सेल डिवीजन के कारण ही होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब छोटा होता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब वह एडल्ट हो जाता है तब उसकी वृद्धि रुक जाती है। यह सब बच्चे का बढ़ना भी क्या है? सेल डिवीजन के कारण होता है। यदि सेल डिवीजन ना हो तो बच्चा बढ़ेगा ही नहीं। हम सभी को पता है कि चाहे जीव एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टी सेल्यूलर, सभी जीवों का विकास एक कोशिका के द्वारा ही हुआ है। जीवों का निर्माण एक कोशिका के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक कोशिका है, जब तक इस कोशिका का विभाजन नहीं होगा वृद्धि होगी ही नहीं। हमने देखा है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वे पैदा भी होते हैं उस टाइम भी एक कोशिका के ही बने होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तब भी वे एक कोशिका के ही बने होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका के द्वारा उनका निर्माण होता है, फिर उनमें वृद्धि होती है, दो कोशिका के बाद 4 कोशिका, इस प्रकार सेल डिवीजन होते रहता है और बहुत सारे कोशिकाओं के द्वारा एक बॉडी का निर्माण होता है, उनके आकार में वृद्धि होती है, शिशु बढ़ते जाता है। हम पेड़ पौधों की बात करें, मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय के जितने भी जीव होते हैं, चाहे वह हाथी हो, घोड़ा हो, पेड़ पौधे हो, चूहा हो, बिल्ली हो, सभी एक कोशिका के द्वारा ही, सभी का एक कोशिका के द्वारा ही निर्माण होता है। फिर सेल डिवीजन जैसे जैसे होते जाता है उनकी वृद्धि होते जाती है। हमारे शरीर में करोड़ों अरबों असंख्य कोशिकाएं हैं। असंख्य कोशिकाओं के मिलने से ही हमारी वृद्धि हुई है, हम बड़े हुए हैं। दोस्तों वृद्धि भी अलग अलग टाइप का होता है। यदि हम एग्जांपल लें अपने दैनिक जीवन की, डेली लाइफ की, हमने देखा है कि बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो 9 महीने में ही वह 1.5 फीट का हो जाता है, लगभग 1.5 फीट का होता है बच्चा। लेकिन जब उसका जन्म होता है, वह जब माता के गर्भ से बाहर आता है तब उसकी वृद्धि कम हो जाती है। यदि वृद्धि कम नहीं होती तो जब 9 महीने में वह 1.5 फीट का हो जाता है तो 15 साल में लगभग उसकी हाइट 22.5 फीट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसकी वृद्धि अलग टाइप की हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सेल डिवीजन के कारण ही वृद्धि होती है। जब वृद्धि अलग अलग टाइप की होती है, माता गर्भ में बच्चा अलग टाइप से वृद्धि करता है और जन्म लेने के बाद उसकी वृद्धि अलग टाइप की होती है, मीन्स सेल डिवीजन भी अलग अलग टाइप का होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार। दोस्तों कोशिका विभाजन 3 टाइप के होते हैं। पहला समसूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में मियोसिस कहा जाता है, तीसरा है असूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में एमाइटोसिस कहा जाता है। दोस्तों समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है और असूत्री विभाजन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। पहले देख लेते हैं हम क्रोमोसोम की संरचना। यह है एक क्रोमोसोम। ये यदि क्रोमोसोम है तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये भी क्रोमोसोम है। दोस्तों ये पेयर्ड क्रोमोसोम है और ये अनपेयर क्रोमोसोम है। हमने पढ़ा है डिप्लॉइड और हेप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या होता है, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें 46 गुणसूत्र होते हैं डिप्लॉइड कोशिकाएं कहलाती हैं, और ऐसे सेल जिनमें ओनली 23 क्रोमोसोम होते हैं वे हैप्लॉइड सेल्स कहलाती हैं। दोस्तों कायिक कोशिकाओं में
46 क्रोमोसोम होते हैं। काई कोशिका में सोमेटिक सेल। जब इनमें विभाजन होता है तो वे इक्वली 2 अलग अलग क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं इक्वली। तो इस प्रकार 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री 1 का आधा, ये दोनों एक एक हैं। जब इनको हम डिवाइड करेंगे और आधा आधा में तो क्या होगा, इस प्रकार 4 कोशिकाएं बनती हैं। 1, 2, 3 और 4। अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन राइज हो सकता है कि समसूत्री विभाजन में पेरेंट सेल के द्वारा कितनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो समसूत्री विभाजन में पेरेंट सेल के द्वारा 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में पेरेंट सेल के द्वारा 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को दोस्तों 2 फेज में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज और एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को पुनः 2 फेज में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है दोस्तों, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मीन्स कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य के विभाजन को ही साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो माइटोसिस 2 फेज में कंप्लीट होता है। आई डायग्राम के थ्रू देखते हैं समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं को, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। इंटरफेज में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों। इंटरफेज में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन कोशिका विभाजन के लिए प्रिपरेशन करते रहता है, तैयारी करते रहता है। इंटरफेज के बाद आता है एम फेज या फिर माइटोटिक फेज, जिसे 4 फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोफेज। प्रोफेज में दोस्तों केंद्रक झिल्ली का विलुप्त हो जाना। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली जो है विलुप्त हो जाती है। डिक्लाइन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली के साथ साथ केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी विलुप्त हो जाती है। इसके बाद सेकेंड फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में कोशिका प्लेट का फॉर्मेशन होता है और पोल का फॉर्मेशन होता है, ध्रुव बनते हैं। हमने इससे पहले जब कोशिका की संरचना के अंतर्गत सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था। सेंट्रोसोम के अंदर 2 कण पाए जाते हैं जिसे सेंट्रियोल कहते हैं और कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का बहुत ज्यादा योगदान होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब कोशिका विभाजन होता है, जो सेंट्रोसोम के अंदर के जो कण होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, तो सेंट्रियोल 2 पोल का निर्माण करते हैं। देखिए ध्रुवों का बनना सेंट्रियोल के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ऐसा कौन सा फेज है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, तो उसका आंसर होगा प्रोफेज। और ऐसा कौन सा फेज है जिसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ध्रुव का फॉर्मेशन होता है, तो वह फेज है मेटाफेज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम एनाफेज। और मेटाफेज में दोस्तों देखिए मैंने अलग अलग कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों जो है इसके कैरेक्टर इसमें आएंगे और इस वाले गुणसूत्र के कैरेक्टर इसमें आएंगे। हमने बच्चों में देखा है कि बच्चों में पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं,
उनके लक्षण आ जाते हैं बच्चों में माता और पिता के। डिवीजन के कारण ही होता है, मेटाफेज के कारण होता है। इस गुणसूत्र के जो कैरेक्टर होते हैं वो इस गुणसूत्र में आ जाते हैं और इस गुणसूत्र के जो कैरेक्टर होते हैं वो इस गुणसूत्र में आ जाते हैं मेटाफेज में। एनाफेज में दोस्तों, एनाफेज में गुणसूत्र का डिवीजन होता है, गुणसूत्र बन जाते हैं, गुणसूत्र का विभाजन होता है एनाफेज में। उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में पुनः केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा है कि केंद्रक का विभाजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के विभाजन को ही कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमें दो केंद्रक का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, दो केंद्रक हमें मिल गए, एक केंद्रक से दो केंद्रक का फॉर्मेशन ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फेज है दोस्तों साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है तब हमें एक ही साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस प्राप्त होते हैं, दो केंद्रक प्राप्त होते हैं। और साइटोप्लाज्म के विभाजन से दोनों केंद्रक को अलग अलग साइटोप्लाज्म मिल जाता है। इस प्रकार दो सेल मिल जाते हैं, कोशिका विभाजन हो जाता है और माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा है कि जो समसूत्र विभाजन होता है, जो माइटोसिस होता है, उसमें एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन होता है। देखिए दो कोशिका का फॉर्मेशन हो गया तो माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में भी सेम माइटोसिस समसूत्री विभाजन की तरह ही प्रोसेस होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में ओनली 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन में सारे फेजेस दो बार होते हैं, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2, एनाफेज 1 और एनाफेज 2, टीलोफेज 1 और टीलोफेज 2। चारों फेजेस दो बार होती हैं अर्धसूत्री विभाजन में। और साइटोकाइनेसिस को यदि हम डाइकाइनेसिस माने, साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होगा। डाइकाइनेसिस तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर समसूत्र विभाजन में दो कोशिका का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में 4 कोशिका का फॉर्मेशन होगा। थर्ड है दोस्तों असूत्र विभाजन ए माइटोसिस डिवीजन। असूत्र विभाजन को अमीबा के एग्जाम्पल से समझते हैं। अमीबा, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि में असूत्र विभाजन होता है। असूत्र विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन एक साथ होता है, मीन्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एक साथ होते हैं। इस प्रकार एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और विभाजन के बाद भी अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।